कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 हम लोग फिर से जो है एपी में ढेर सारे सवाल करने से पहले हम लोग कुछ देर जो है ना रिवीजन टाइम रखने वाले। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे इंग्लिश में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़े थे, काफ़ी कुछ रिवीजन किए थे। आज काफ़ी रिवीजन करेंगे, सुनना है, समझना है। हम लोग ये पढ़ चुके थे क्या क्या कि टेंस जो है, हाँ जी, टेंस आपका 3 प्रकार का होता। कौन कौन टेंस? पास्ट हो गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये सब पढ़े थे हम लोग, बिल्कुल हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। अगेन हम लोग ये भी पढ़े थे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इसका भी अपना अपना प्रकार होता। कौन कौन सा प्रकार? पहला प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से समझना है आपको ये चीज, ठीक है। अगेन सेकंड प्रकार क्या होता है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अगेन तीसरा प्रकार क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नाम ध्यान में रखना, कम से कम ये जानोगे तो सही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। हाँ जी। अगेन चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इम्परफेक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको। अगेन यहाँ देखो, मतलब पास्ट का भी 4 प्रकार हुआ। कौन कौन सा प्रकार? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अगेन अगर हम आपसे पूछे आप बताओ प्रेजेंट टेंस का प्रकार बताओगे, प्रेजेंट टेंस का टाइप बताओगे, फिर आपको बोलना है क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलो। उसका नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है। अगेन इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस में आप कोई सा एक बोल सकते हो, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे ख्याल से आप सारी चीजें समझ रहे हो। अगेन फ्यूचर के साथ भी आपको यही बोलना है। अगर हम बोलेंगे फ्यूचर का टाइप बताओगे तो क्या ही बताओगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस में हम लोग याद पारो कल की क्लास में हम लोग क्या ही देखे थे? इंडेफिनिट टेंस का तीनों रूप देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सही। आप मुझे एक बात बताओगे, जैसे मैं पूछ रहा हूं ध्यान से समझोगे। राधा एक पत्र लिखती है, राधा एक पत्र लिखती है, इसका बनाओगे आप, पहले खुद से बनाओगे, ठीक है। एक बार इसमें नहीं लगा करके आपको बनाना है राधा एक पत्र नहीं लिखती है। फिर आपको सिर्फ क्या लगाना है? क्या राधा एक पत्र लिखती है? अगर एक लास्ट क्या और नहीं लगाना है, क्या राधा एक पत्र नहीं लिखती है। जल्दी इसका चारों टाइप आपको बनाना है। कल हम लोग इस पर चर्चा की और अच्छे तरीके से अपने आप मतलब रिवीजन कर चुके थे। अब यहाँ ध्यान दोगे, राधा एक पत्र लिखती है, क्या होगा? तो भैया जानते हैं हम, राधा क्या होगा बोलना है आपको। अब यहाँ पर आप सोचोगे, यहाँ पर नाम है। हम कल आपको एक चीज बताए थे, बस आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, 2 चीजें ध्यान में हमेशा रखना होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है कि ना है, अर्थात ही है, सी है या नाम है, मतलब ये 3 वर्ड का हमेशा ध्यान में रखना। क्या मेरा सब्जेक्ट जो है ही, सी, नाम में से अगर कुछ भी होगा तो हमेशा ध्यान में रखना हम लोग वर्ब के साथ जो है एस या ईएस का प्रयोग करने वाले, इसमें हम लोग एस लगाने वाले या तो ईएस लगाने वाले, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। हल्का बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है उसके लिए आप मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पढ़ाना बंद करना सही नहीं रहेगा, हम लोग अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें समझ रहे होगे। 4 साढ़े 4 बजे भी हल्का सा, कोई नहीं, आप समझ रहे होगे। हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ओके। यहाँ देखो, राधा नाम है, नाम के साथ हमको पता है जब भी नाम रहेगा जो भी वर्ब लिखेंगे उसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पर लिखना है, लिखना को हम लोग राइट बोलते हैं, राइट के साथ हमको एस या ईएस लगाना होगा, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, राइट्स। ये मेरा V5 में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हम लोग करते। अगर एक पत्र है तो ए लेटर हो गया। और दूसरा चीज आपको ध्यान इसमें रखना होगा, वो क्या कि अगर नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे या क्या नहीं लगा रहे, तो हम जानते हैं नॉट के पहले हमको कोई ना कोई वर्ब चाहिए, या तो इज नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट। ये सब तो सिंपल सेंटेंस में मेरा उससे काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर राधा के साथ हम लोग नोट नहीं लगा सकते, तो नोट लगाने के लिए हम एक वर्ड डू का प्रयोग करेंगे। फिर वही बात, अगर सब्जेक्ट मेरा ही, सी, नाम में रहेगा तो हमको एस या ईएस लगाना है, तो वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। बस इसका आपको ध्यान में रखना है।
जैसे यहाँ नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नोट कहाँ ही लगाएंगे, सिंपल सा हम लोग बीच में नोट लगाते हैं। हाँ भैया बीच में नोट तो लगाएंगे, लेकिन नोट से पहले हमको कोई ना कोई वर्ब चाहिए, या तो इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ तो चाहिए ना। तो यहाँ पर सेंटेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ही, सी या नाम आवेगा तो वर्ब के साथ एस या एस लग जाएगा। भैया ये तो हमका बहुत अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पर मेरा एस का प्रयोग कर दिए, डज नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पर आपको एस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एस या एस सिर्फ एक बार लगावत है, चाहे जिसके साथ लगाना हो आपको लगा लेना है। हाँ जी, यहाँ देखो, राधा डज नॉट राइट ए लेटर, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या राधा एक पत्र लिखती है, क्या लगा हुआ, सिंपल सा यही रहेगा, सिर्फ आगे में आपका डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मेरा ही इसी नाम में कुछ रहेगा तो हम लोग डू के साथ एस का प्रयोग कर देंगे, अगर ना ही रहेगा तो ना ही करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा क्या है, राधा राइट से लेटर पहले लिख लेंगे, राधा राइट्स ए लेटर लिख लिए। अब सिंपल सा क्या लगा हुआ तो आगे में डू का प्रयोग करना ही करना है, लेकिन यहाँ नाम है, जैसे ही नाम रहेगा तो हम जानते हैं भैया, तो मेरे प्यारे भैया, यहाँ नाम के जगह नाम रहता है हम लोग वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करते, तो यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ से एस हट जाएगा, क्योंकि पहला वर्ब के साथ ही जो स्टार्टिंग में वर्ब आएगा उसी के साथ एस या एस का प्रयोग करते। ये बातें ध्यान में रखनी होती है। हाँ भैया, हमका ध्यान में है। और एक बात और ध्यान में रखना, अभी तो यहाँ वो टर्म नहीं आया है, कभी भी वर्ब और वर्ब साथ में नहीं आता, हमेशा ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि ये डज और राइट एक साथ नहीं आएगा, देख लो ना, यहाँ पर राइट और डज के बीच में एक नोट दीवार बना हुआ है, तो कभी भी वर्ब और वर्ब साथ में नहीं आता। आगे हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। अगर क्या नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग नोट का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें नोट का प्रयोग करने वाले, देखो ध्यान से समझना, मैं वो समझाना चाहूंगा कि क्या लगा रहा, तो हमको इस बीच में डज छिपा हुआ था ना, डज को बाहर कर दिए सिर्फ, ठीक है। अगर क्या नहीं लगा हुआ, इस डज को हमको बाहर कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक। इससे इस डज को बाहर कर दो, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, हम जानते हैं, डज राधा, ठीक, बोलिएगा, डज राधा नॉट राइट ए लेटर। मेरे ख्याल से आप सारी चीजें समझ गए हो अच्छे तरीके से। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओगे, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इसका आपको चारों टाइप बनाना है, मैं 5 सेंटेंस दूंगा, लिखोगे। लिखिए, राम बाजार जाता है, आपको बनाना है, नहीं के लिए बनाना होगा, राम बाजार नहीं जाता है, फिर बनाना होगा क्या के लिए, क्या राम बाजार जाता है, फिर लास्ट क्या राम बाजार नहीं जाता है। अगेन उसके बाद लिखोगे, हम लोग लिखिए, हम लोग मैदान में टहलते हैं, जल्दी से, हम लोग मैदान में टहलते हैं। अगेन एक लास्ट लिखो, 3 ही देते हैं क्योंकि काफी कुछ सीखना है हम लोग को। एक लास्ट लिखोगे, लिखिए, सीता एक गीत गाती है। ओके, इसका आपको चारों सेंटेंस बनाना है। मेरे ख्याल से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कल ही सीख लिए थे, एक बार और अच्छे तरीके से देख लिए। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो क्या, ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा यहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, डू के साथ एस लगाना है, एस लगाना है, वो आपकी इच्छा है, ठीक। एस या एस तभी लगाना है जब ही, सी या नाम आए, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम लोग, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करने वाले, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है क्या नहीं है उसको समझना। यहाँ से अब टॉपिक आपका चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। भैया अब तो बहुत ही मजा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो देखते हैं ना क्या मजा आता है, क्या समझ में आता है आपको, वो समझना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, हर एक चीजें समझोगे आप। यहाँ अगर यहाँ पर रहेगा, राधा एक पत्र लिखती थी, ठीक। और हम एक चीज और बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंतिम में जो है ना, या शब्द का साउंड आता है, जैसे कि राधा ने एक पत्र लिखा, अंतिम में आ या कुछ आ टाइप का वर्ड साउंड, हाँ जी, तो समझ लेना वो भी मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अर्थात इसी को पूछने का एक और तरीका हो सकता है, राधा ने, ये तो आप पढ़े होंगे, राधा ने एक पत्र लिखा, ये भी हम बोलेंगे तो आपको सेम सेंटेंस बनाना है, ठीक है, सेम सेंटेंस बनाना है। राधा एक पत्र लिखती थी या फिर राधा ने एक पत्र लिखा, आपको सेम सेंटेंस का प्रयोग करना है। लिखा, आ या शब्द का साउंड आ रहा है,
और राधा एक पत्र लिखती थी, अंतिम में ती थी ते थे ये आएगा, समझ लेना है वो और कोई नहीं, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मतलब इसका पहचान क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, हम बताए थे, कल ही बताए थे, ता था रहेगा, ती थी रहेगा, ते थे रहेगा। तो आपको समझना है वो और कोई नहीं, वो हमारा प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अर्थात सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ओके 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 भैया, समझ रहे हैं, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। अगर अंतिम में या, ये इस प्रकार का, जैसे मैंने बताया था कैसे लिखा लिखी, पढ़ा पढ़ी आएगा ना, पढ़ा गाया गाई, इस प्रकार का कोई भी शब्द छिपा हुआ रहेगा, आपको समझना है लिखी, तो आपको समझना है वो क्या, वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ आप सोच रहे होगे भैया हमारे सामने ये तो सेंटेंस आ गया, क्या हम इसको बना पाएंगे? बस इसमें भी आपको एक चीज, बस एक ही ध्यान में रखना होता है, वो ध्यान में क्या, इसमें ही सी नाम वो सब खत्म, सबके साथ एक ही फंडा अपनाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ भी रहे से मतलब नहीं है, कुछ भी रहे से मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइम हमको जो है V2 का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? वर्ब टू का प्रयोग करना होता है। ओके हाँ, अगर डू आ जाएगा ना, डू का वर्ब टू आपको लगाना होगा, वो का ही लगाना होगा, डू का वर्ब टू, डू का वर्ब टू डिड होता है, ये समझना। अगर यहाँ पर जैसे वहां मैं समझाता हूँ, जैसे वहां पर इससे पहले जो हम लोग सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखे ना, जहां पर हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते थे डच के साथ, समझोगे। यहाँ मान लो राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग नॉट से पहले डू लगाएंगे तो ये एस जो है इसके साथ आता था और यहाँ पर ईएस का रूप लेता था। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा सीखे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या ही होगा ये भी समझ लेते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बस इसका रूप चेंज हो जाएगा, वो किस प्रकार रूप चेंज होगा वो समझ लेना है हम लोग को। वो रूप क्या चेंज होगा समझो। यहाँ पर अब जो है हमको हमेशा V2 का प्रयोग करना है। हम जानते हैं राइट का V2 क्या होता है, रोट होता है। अगर मान लो ये नहीं है तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे मैंने लिखा तो आई रोट हो जाएगा। राइट का V2 यूज करना है। पहले से सिंपल सेंटेंस पहले सीख लेते हैं, हम बोलते चलेंगे, आपको सुनते चलना है, ठीक है। तब इसको आपको मैं रिलेट करवाऊंगा अभी। जैसे तुमने गाया, बताओ क्या होगा, तुमने गाया तो तुरंत आप बोलो भैया गाना का तो सिंग होता है, ठीक है। सिंग का V2 क्या होगा, सिंग का V2 सैंग होता है, तो यहाँ पर यू सैंग हो जाएगा। इस बात को समझना है, ठीक। यू सैंग हो गया। हम लोग दौड़े तो हम लोग दौड़े, अच्छा अगर ऐसा रहता हम लोग दौड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वी रन बनाते, क्या बनाते हैं, वी रन। लेकिन यहाँ पर है हम लोग दौड़े, अर्थात ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल सा हमको V2 का प्रयोग करना है। अब रन का V2 क्या होता है, रन रैन रन। मैंने आपको कल याद करने के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वी रैन हो जाएगा, ठीक। बहुत प्यारा प्यारा सेंटेंस चल रहा है यहाँ पर, बस ध्यान देना है आपको। हाँ जी, अगेन यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा वह पढ़ी, तो यहाँ पर क्या होगा, या वह पढ़ती थी, तो सिंपल सा अगर ऐसा रहेगा वह पढ़ती है तो क्या बनाओगे, वह पढ़ती है तो सी रीड्स बनाओगे ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा अब काम नहीं करना है। यहाँ सेंटेंस पूछा गया वह पढ़ती थी, तो सिंपल सा रीड का आपको V2 का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब आपको वर्ब टू लगाना है, बस ये समझ के चलना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही मतलब हुआ आपको वर्ब टू का प्रयोग करना है, ठीक। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको वर्ब टू लगाना है तो लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो, मतलब वह पढ़ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमको वर्ब टू लगाना है। अब रीड का वर्ब टू क्या होगा, रीड ही होता है, तो सी रीड हो गया। इसमें एस या यस का कोई झमेला नहीं है, बस ये समझ के चलना। अगेन तुम जाती थी या वह गई, हम दोनों में से कुछ भी बोलेंगे, सेंटेंस एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है, जिसमें आप कंफ्यूज करोगे। इस तरीके में आप कंफ्यूज कर सकते हो, मुझे पता है कहाँ आप कंफ्यूज करोगे। जैसे मैंने कहा वह गई, तो आप यहाँ पर क्या ही करोगे, सिंपल सा आप बोलोगे भैया वह गई, कहाँ गई, दिखना है, अर्थात गई। हमको जो यहाँ पर गो का V2 लगाना है, क्या हो जाएगा, सी। गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। ऑल टाइम आपको V2 याद करना ही होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ओके। आप क्या बोलोगे, सी वेंट बोलोगे। बहुत प्यारा प्यारा सेंटेंस चल रहा है, आप इसको सीखोगे, समझने का प्रयास करोगे, ओके। ठीक है भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आपकी बातें। अगेन यहाँ देखो, सी वेंट हो गया। अगेन अगेन अगेन। अब हम उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज समझ चुके हो। अभी हम आपको सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सब आप सीखे हुए हो। हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, राधा ने एक पत्र लिखा और राधा एक पत्र लिखती थी। यहाँ पर दोनों एक ही सेंटेंस है, बस आपको समझना होगा कैसे बनेगा वो समझना होगा। राधा ने एक पत्र लिखा, राधा एक पत्र लिखती थी, इसको बनाने का तरीका सीखो। अगर यहाँ राधा एक पत्र लिखती है तो क्या बनाओगे आप, राधा राइट्स ए लेटर, ठीक है। ये आप बनाओगे, एक पत्र दिया है, नहीं दिया, राधा एक लिखती, हटा, राधा ने लिखा, अभी सिंपल हटा। फिर राधा लिखती थी, क्या बनाओगे, राधा राइट्स, ओके।
अगर यहाँ पर लिखती थी आ गया तो सिंपल सा ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमसे चीख के ये कहत है, ओए क्या कर रही है, वर्ब टू लगाना है आपको। ठीक है, हम लोग वर्ब टू का ही प्रयोग करेंगे। ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आया तो हम वर्ब टू का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट मेरा राधा है, राधा लिख दिए। अब यहाँ लिखना है ना, लिखने के साथ हमको वर्ब टू, मतलब लिखना का इंग्लिश से राइट होता है, राइट का वर्ब टू क्या होता है, रोट होता है। हमेशा ऑल टाइम ध्यान में रखना, वर्ब टू वर्ब थ्री ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर राधा रोट, ठीक, एक पत्र रहेगा तो ए लेटर नहीं है तो नहीं है, बस समझ में आया। आपको पूछा जाए राधा ने लिखा तो क्या बनाना है, राधा रोट। राधा लिखती थी, राधा रोट, दोनों सेम, सेंटेंस सेम है, याद रखना। आप कुछ लिखोगे, मैं आप बनाने दे रहा हूँ 5 को, चलिए लिखो। हम लोग दौड़े, पहले इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। हम लोग दौड़े क्या हो जाएगा, बोलते चलो, पहले लिखो मैं समझाऊंगा, मुझे या ध्यान में रहेगा नहीं, मैं बोलते चलता हूँ, ठीक। पहले वीडियो रोक लेना क्योंकि मैं आंसर बोलने वाला हूँ, ध्यान में रखना। हिंदी के बाद मैं आंसर बोलूंगा, वीडियो रोक लेना और मन में पहले सोचना। हम लोग दौड़े, वीडियो रोको, इसका हो जाएगा हम लोग दौड़े का वी रेन, बिकॉज हम लोग दौड़ते थे या हम लोग दौड़े। सिंपल सा आपको वर्ब टू लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट लिखोगे आप, वे लोग जाते थे या फिर वे लोग गए, इसका क्या होगा, वे लोग गए या वे लोग जाते थे। हमेशा ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब वर्ब टू लगेगा, तो दे वेंट। ओके, नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट बनाओगे, तुमने पढ़ाया जल्दी या फिर तुम पढ़ाती थी, दोनों में से कुछ भी रहेगा, सेंटेंस एक ही बनेगा। अब पढ़ाना क्या था, टीच होता है, टीच का वर्ब टू मैंने याद करवाया हुआ है आपको, टाउट होता है, तो क्या ही हो जाएगा, भैया ये तो बहुत ही आसान है, तो बनाओ ना, आसान है तो जल्दी बनाओ। अब मैं बताऊंगा नहीं, अब आपको खुद बनाना है। लिखो, राधा गाती थी। नेक्स्ट 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 लिखिएगा, तुम लिखिए बोले स्पीडली, तुमने एक किताब पढ़ा, तुम बोल दीजिए कोई बात नहीं, या फिर तुम एक किताब पढ़ती थी, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट लिखोगे आप, हम लोग बाजार जाते थे। नेक्स्ट उन लोगों ने एक आम खाया, उन लोगों ने, मैं देखता हूं आप क्या बनाते हो, ठीक। उन लोगों ने एक आम खाया। नेक्स्ट, राम ने एक पत्र लिखा। हो गया होगा, बस इतना ही पहले बनाना है आपको, उसके बाद हम लोग देखेंगे ना क्या होता क्या नहीं होता। हाँ जी, फिर हम लोग देखने वाले। अगेन इतना ही अभी रखते, पहले इसका हम लोग नहीं लगा क्या बनेगा वो समझ लेना है आपको बनाना है, नहीं लगा क्या ही बनेगा। अगेन क्या लगाने के बाद क्या होगा, क्या नहीं लगाने के बाद क्या होगा, ये सब आपको पहले खुद से बनाना सीखना होगा। हम बताए थे नहीं लगाना है मतलब नोट का प्रयोग करना है, नोट के पहले सब्जेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ वर्ब चाहिए। यहाँ ऐसा तो नहीं बोलोगे भैया राधा नोट रोट, बिल्कुल नहीं, राधा नोट रोट नहीं बोल सकते, बिकॉज नोट से पहले हमको कोई कोई वर्ब चाहिए, और वो वर्ब क्या है, वो वर्ब मेरा डू है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं राधा, यहाँ नोट के पहले वर्ब चाहिए, हाँ भैया राधा नोट के पहले वर्ब चाहिए, राधा डू नॉट रोट बोलेंगे, ये मेरा बिल्कुल गलत है। बिकॉज जैसे हम लोग वहां पर किए थे, अगर डू आया था तो इसका एस इसके पास आ गया था, मतलब पहले वाले वर्ब के साथ ही आपको एस लगाना है, एस लगाओ, यस लगाना है, यस लगाओ, वर्ब टू करना है, वर्ब टू करो, लेकिन पहले वाले वर्ब के साथ ही आपको करना होता है। ओके, इस बात को समझ के चलना होता है आपको। बस यहाँ पर पहले वाले वर्ब मेरा डू है, डू के साथ जो करना आपको करो, लेकिन उसी के साथ आपको लगाना होगा। हाँ भैया ये बातें हम समझ गए हैं, अच्छे तरीके से समझ गए, तो समझना है आपको। अगेन यहाँ पर रोट है ना, हाँ भैया ये वर्ब टू इसके पास आ जाएगा। हम जानते हैं डू का वर्ब टू डीड होता है, आराम से यहाँ राधा डिड नॉट राइट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वर्ब टू इसके पास आ गया। इसी में इतना कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, मत पूछो क्या ही है कंफ्यूजन करने का चीज जो आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, बताओ क्या लगा हुआ है, सिंपल सा बीच में मैंने बताया था ना, डीड को बाहर कर देना है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वहां पर डू को बाहर करते थे, यहाँ पर डू को बाहर करेंगे, लेकिन वो डू में हट, मच्छर मुझे क्यों परेशान कर रहा है, हट जा। हाँ यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, फिर से समझना है क्या लगा हुआ है, तो इस डीड को बाहर कर देंगे, यहाँ नोट नहीं लगाना है क्योंकि क्या सिर्फ क्या लगा हुआ है, इस डीड को बाहर कर दो, नोट को छोड़ देना, क्या हो जाएगा डीड। इसी से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है। डीड राधा, देखो ये मच्छर यहाँ पर, अरे पढ़ाने दो फिर आना, नीचे जाओ अभी पकड़े दो, फिर डिस्टर्ब करना है आपको। हाँ, डिड राधा राइट, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। अगेन क्या नहीं लगा रहेगा, सिर्फ डिड नोट को बाहर करो या फिर डिड को सिर्फ बाहर करो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आपका डिड राधा नॉट राइट,
मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या वाले में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। बस आज इतना ही रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देखने वाले। अब हम लोग जो है अपने प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। रिवीजन टाइम थोड़ा लंबा हो जा रहा है, क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बेवजह यहाँ आ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रिवीजन का मतलब हुआ रिवीजन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और रिवीजन तो एक बहाना है, मेन काम तो मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। हम इसके आगे क्लास जो है कब किए देंगे, कर देंगे, ठीक है, या तो दोपहर में करेंगे। दोपहर में भी थोड़ा शोर शराबा होगा तो आप मैनेज करोगे। अब यहाँ से जितना भी क्लास होगा ना, थोड़ा शोर शराबे के साथ होने वाला, तो आपको समझ के बेहतर तरीके से सीखना है, उसको इग्नोर करते चलना है। अभी हम क्लास यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज पता नहीं क्या, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हम सिखाने वाले थे, तो उसके लिए आपको थोड़ा और ध्यान एकाग्र करने की आवश्यकता है, बिकॉज यहाँ पर इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन से आपको लगाव हो जाने वाला है। ये तीनों क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चन है, और हम सोचे थे कि यहीं से आपका एपी समाप्त करेंगे, लेकिन नहीं, इतना अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जा रहा है। आपकी किताब में इतना अच्छा क्वेश्चन भरा पड़ा है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप जानते हो ना, अगर क्वेश्चन इतना अच्छा आता है भैया छोड़ते नहीं, इसको बताते हैं, चाहे इसमें समय कितना भी लगे। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी, हम आज सोचे थे 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जो है ना रिकॉर्ड कर लेंगे 11-12 बजे करीबन जो है मैं वहाँ से आऊँगा, पढ़ करके रिकॉर्ड करना है आज का क्लास, ठीक है। आज 2 लेक्चर सोच रहे रिकॉर्ड करें तो करें, 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ओके, रेडी, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते, फिर नेक्स्ट हम लोग जो है रिवीजन कर चुके थे। रिवीजन में कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हाँ जी, आपको जो है एपी का कुछ प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या इस प्रश्न को आप बखूबी जो है देखे हो? अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर हर एक क्वेश्चन पे देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, आखिर क्या क्वेश्चन है, क्या आपसे बनेगा ये सारा क्वेश्चन बिना मेरे हिंट्स का। अगर बन जाए तो और अच्छी बात है, हाँ जी, ट्राई जरूर करना है आपको, बने या ना बने, सॉल्यूशन हो ना हो, लेकिन जहां तक आपसे संभव होगा वहां तक आपको जरूर प्रयास जरूर करना है। समझ रहे हो ना, प्रयास में कोई कमी आपको नहीं रखना। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है यहाँ पर आज हर एक क्वेश्चन को बताने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है आज का ये तीनों का तीनों प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से पहले नंबर क्वेश्चन को देखो और अपना संपूर्ण समर्पण इस प्यारे से प्रश्न के ऊपर दोगे। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने प्रश्न को समझ लेना है, उसके बाद सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या ही कहा गया, द सम ऑफ फर्स्ट एंटम्स। किसका फर्स्ट एंटम्स लेना है भैया? यहाँ पर 3 एपी बोला गया है, मतलब आपके पास 3 एपी है। अच्छा जी, आपके पास ये पहला, सेकेंड एंड थर्ड 3 एपी आपके पास दिया हुआ है। तीनों एपी के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखते। तीनों एपी का फर्स्ट एंटम्स का सम दिया हुआ है S1, S2, S3, और साथ ही साथ यहाँ पर तीनों एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 है। अगेन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 1, 2 और 3 है। ये है क्या, किस प्रकार इसको लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग का बस 2 मिनट ही ध्यान से देखोगे ना, ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला। यहाँ देखो, पहले ही हम लोग सॉल्व करते स्टार्टिंग में हम लोग मान लेंगे 3 एपी हम लोग क्या, तीनों एपी के लिए हम लोग पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे, बस इतना ही लिखो ना, आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगने वाला। देखो, लेट फॉर फर्स्ट एपी, लेट फॉर फर्स्ट एपी। अब पहले एपी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म लिखना है, क्या होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या ही मान ले। अच्छा चलो हम बताते हैं क्या मानना है। पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी। कोई भी एपी लीजिएगा, हर एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 दिया हुआ है। अर्थात पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप खुद क्वेश्चन को पढ़ करके ये डिसाइड करोगे कि पहले एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। पहले खुद से प्रयास करोगे, पहले लिखो तो सही, हाँ जी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले खुद से लिखने का प्रयास करो। आगे फिर आपको लिखना है फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये लिखने का प्रयास करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लिख लोगे। अगेन फिर आपको लिखना है फॉर थर्ड एपी। यहां पर 3 एपी आपके सामने दिया हुआ है, फॉर थर्ड एपी। अब तीसरे एपी के लिए फिर से आपको फर्स्ट टर्म लिखना है
और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जल्दी से आप खुद लिखोगे, उसके बाद आगे का हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चल जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ो और हर एक एपी के लिए इसमें क्या ही फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इतना सा पढ़ करके आप पहले लिखोगे। हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। आप जल्दी से प्रश्न को पढ़ोगे और हर एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने मन से जरूर लिख सकते हो। लिख लिए होगे, अब देखो क्या ही आप लिखे होगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी, हर एक एपी का जो फर्स्ट टर्म होने वाला वो 1 होने वाला। हाँ भैया, ये तो हम भी लिखे हैं, अर्थात तो प्रत्येक एपी के लिए जो आप फर्स्ट टर्म लिखोगे वो आपको 1 लिखना है। एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः 1, 2 और 3 कॉमन डिफरेंस है। पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है एंड थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। बस यही यहाँ पर कहा गया है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। लो, फर्स्ट टर्म को हम A1 दिखा देते, इसको A2 दिखा देते, ठीक है, और इसको A3 दिखा देते हैं। ओके, कहीं कोई समस्या? हम तो ऐसे सबको A ही दिखाने वाले थे, लेकिन आपको समस्या ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म को A3 कर देते हैं। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना, हाँ भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, ये वो आपको बताना है, ठीक है। लो, इसको घेर देते हैं, आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या ही माने हुए, ठीक है। मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत ना होगा। अगेन कॉमन डिफरेंस को अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख लेते हैं। वैसे कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी कहते थे ना, स्मॉल डी। यहाँ पर आपको D1, D2, D3 ये मान लेना है। चलो मान ही लेते हैं, इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, ठीक है। अगेन इसको मान लेते हैं D3। मेरे ख्याल से कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करोगे। ये है क्या? यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि S1 है मतलब n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, S2 है मतलब n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, S3 है मतलब n का वैल्यू 3 दिया हुआ है। हम लोग ये सोच के चलते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है, मतलब आपको कह ही दिया गया स्पष्ट तौर पर कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आप जो स्टार्टिंग का n टर्म्स लोगे वहां तक का हर एक एपी में सम करोगे ना, वो सम आपका जो है S1, S2, S3 होने वाला। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही आपको n टर्म्स दे दिया गया है, बस एक सिंबल है S1, समझ रहे हो? मतलब ये समझो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो। अच्छा, इसका निकालो तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना हो जाएगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हम जान रहे थे सम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है। हाँ, फॉर्मूला होता है। बस इसी सम ऑफ n टर्म्स को, ये अच्छे समझना, सम ऑफ n टर्म्स को ही शॉर्ट फॉर्म में पहले एपी के लिए S1 कहा दिया गया है। अर्थात यहाँ पर इस पूरे टर्म को शॉर्ट फॉर्म में S1 कहा गया है, ये आपको समझना होगा। अर्थात S1 क्या दिया हुआ है? n/2 इंटू 2a, a का मान 1 है, 1 पुट कर लेते हैं, प्लस n-1 इंटू डी का मान 1 है, 1 पुट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। n/2 इंटू 2 प्लस n-1 और सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो, हम अच्छे तरीके से सॉल्व किए देते हैं। n/2 इंटू 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर n+1 हो गया। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ये S1 क्या है आप ये समझ चुके होगे, समझना। मतलब हम n टर्म्स तक को अगर जोड़ेंगे ना तो पहले एपी के लिए हम लोग यहाँ S1 कह दिया, ठीक है। ये समझो, ये चीज नहीं है, n का वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, यहाँ n टर्म्स आपको दिया हुआ है, ये समझ के चल रहा है। हाँ भैया, ये तो हम समझ गए हैं। अगेन फिर यहाँ ध्यान दोगे। फिर सेकेंड एपी के लिए आपको निकालना होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। निकालेंगे, चलो निकालते हैं सेकेंड एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फॉर्मूला लिखना है, वही प्यारा सा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्यारा सा फॉर्मूला लिखिए। और यहाँ पर सेकेंड एपी के लिए जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर S2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग S2 दिखाने वाले हैं। ये समझ के चलना, हम लोग कहाँ पर किस चीज को दिखा रहे हैं, डिनोट किस चीज को कर रहे हैं, वो समझना होगा आपको। ओके, बिल्कुल। अगेन यहाँ पर n/2 हो गया। अब जहां जहां आपको a दिख रहा है उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। a का मान कितना है? यहाँ a लिख दिए, यहाँ पर भी a लिख दिए, लेकिन हम लोग a1 माने हुए हैं, हाँ जी, और यहाँ पर d1 माने हुए हैं, बिल्कुल सही। तो a1 और d1 आपको दिखाना है, फिर सिर्फ फॉर्मूले में चेंज करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी आपको a2 और d2 दिखाना, बिकॉज सेकेंड एपी के लिए ये है। यहाँ तक पहले शांत होकर पहले यहाँ तक आ जाओ, उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आओ, जल्दी से यहाँ तक आओगे, फिर हम लोग आगे सॉल्व करने वाले, ठीक है। एक बार S2 का वैल्यू आप निकालोगे, a2 का मान पुट करो 1
और d2 का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो। इस सब को सॉल्व करोगे, उम्मीद करते ये खुद से सॉल्व कर पाओगे, जल्दी से इसको सॉल्व करोगे। अगर आप जो है लगभग अंतिम लेक्चर पर हो एपी के, अगर खुद से ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाना, इतना दिन पढ़ना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। a2 का मान पुट करो 1 और d2 का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 पुट करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कर लिए होगे, आपका यहाँ पर निकल गया होगा 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 अर्थात 2n माइनस 2 निकल गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका n स्क्वायर निकला होगा। मैं सॉल्व इतना शॉर्ट कर दूंगा ना, आपको खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आंसर निकला है आपका, जल्दी मिला, उम्मीद करते इतना आंसर निकल गया होगा। अब हम आपके ऊपर कैलकुलेशन रखने वाले और हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने वाले। ऐसे क्या होगा, आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। छापने तो नहीं दूंगा मैं, अब छापने के लिए नहीं मिलने वाला। अभी हम मात्र 1 से 2 क्लास बचा हुआ एपी का, फिर एपी समाप्त हो जाने वाला। अभी भी छापोगे तो क्या ही फायदा, फिर नहीं छापना है आपको। अगेन फिर से हम लोग निकालेंगे तीसरे एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने वाले। ठीक है, तो निकाल ही लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये 5 नंबर का सवाल है, कुछ तो बेहतर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसलिए घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, फिर से हम लोग 2a लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a3 है, यहाँ पर आपको a3 करना होगा। ठीक है, हम सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी। ठीक है, 2a3 प्लस n माइनस 1 इंटू d3, सिंपल सा फॉर्मूला लिखे और कुछ नहीं लिखे। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो। यहाँ पर d3 लिखे। अब यहाँ पर आप a3 का वैल्यू 1 पुट करोगे और d3 का वैल्यू कितना है, 1 2 3 है, यहाँ 3 होगा, सॉरी। d3 का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है आपको, जल्दी से सब का वैल्यू पुट करो। a3 का मान 1 पुट करो और d3 का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करो, देखो रिजल्ट क्या आता है। सॉल्व कर लिए होगे सॉल्व हो गया ना, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। अगेन यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में s3 दिखाया गया है, तो इसको हम s3 कहने वाले हैं। यहाँ पर n/2, अब यहाँ पर a3 का मान 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 पुट किए, प्लस 3n माइनस 3 हो गया। ओके, यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 प्लस 2, तो आपका कुछ इतना हो जाएगा, n इंटू 3n माइनस 1 हो गया बाय 2 हो गया। देखो पूरे के पूरे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से a3 का वैल्यू पुट करना है, d3 का वैल्यू पुट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर अच्छे तरीके से सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचो। देखो क्या इतना सॉल्यूशन आपका निकला है। पहले कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं भैया नहीं है तो कैलकुलेशन कोई नहीं देखेगा, हम ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे, ये बहुत गलत बात। पहले कैलकुलेशन आपको करना होगा। यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो क्या ही सॉल्व करना है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग का LHS का ये टर्म है, RHS का ये टर्म है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे तो किधर मिटा दें, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लिख लिए होगे, हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा S1 प्लस S3, तो बाद में इसको मिटाएंगे। ला 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 क्वेश्चन मिट गया भैया, क्वेश्चन मिट गया आपका। यहाँ देखो, समझो, जानो पहचानो, कितना समय लग रहा है क्वेश्चन मिटाने में। हाँ, अरे मिटता ही नहीं है, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। ये सुबह का लिखा हुआ है, सोचे थे पढ़ाएंगे दोपहर में, लेकिन दोपहर में बहुत ज्यादा शोरगुल था। हाँ, घर पे काम चल रहा है, शोरगुल कुछ ज्यादा ही था, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े दोपहर में। ठीक है, देखो यहाँ पर S1 प्लस S3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V सेल। इतना छोटा लिखेंगे, इतना छोटा लिखेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। V सेल प्रूफ दैट, हम लोग को प्रूफ करना है कि, और फिर क्या लिखे हम जो बोल रहे हैं सुनो और लिखने का प्रयास करो। V सेल प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ये हम लोग को प्रूफ करना। अच्छा, हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ जरूर करेंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रूफ करने वाले। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक, अच्छे से लिखो। इतना छोटा लिख देना, आपको दिखता ही नहीं होगा। S1 प्लस S3 इक्वल टू 2H2 दिख रहा है ऊपर पे, मैनेज कर लोगे आप। फिर हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं, तो यहाँ लिखो नाउ LHS क्या है, LHS को लेंगे और RHS को लेंगे। LHS इक्वल टू क्या है, S1 प्लस S3, और RHS का वैल्यू क्या है, RHS इक्वल टू यहाँ पर 2S2 है। जल्दी से आपका काम है यहाँ पर S1 का वैल्यू पुट करना, ये जो हम लोग निकाले हैं S1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, S3 का वैल्यू पुट कर, ये S3 यहाँ पर है, यहाँ पर S3 का वैल्यू लिखोगे आप और इसको जोड़ोगे, देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, जल्दी से इतना करोगे। फिर उसके बाद RHS में यहाँ पर S2 का वैल्यू आपका n² निकला हुआ है, S2 की जगह पर आपको n² पुट करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2n² हो जाएगा। यहाँ पर S2 का वैल्यू जैसे ही n² पुट करें, यहाँ पहले से 2 है तो आपका ये सॉल्व होकर के 2n² हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर S1 का वैल्यू और यहाँ पर S3 का वैल्यू पुट करो, देखो क्या ही रिजल्ट आता है। जल्दी देखोगे आप,
सॉल्व हो गया होगा। उम्मीद करते यहाँ पर भी आपका 2n² निकल चुका होगा। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लो, पहले खुद से प्रयास करना, ठीक है, मजाक नहीं करना है आपको। S1 का वैल्यू लिख लिया, अब S2 का वैल्यू लिखेंगे, n/2 इंटू 3n-1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n/2 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिए, यहाँ पर n+1 बचा, यहाँ प्लस 3n-1 हुआ, ये 1 से 1 कैंसल आउट, यहाँ पर n/2 इंटू n+3n, मेरा 4n हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, अर्थात सबको मल्टीप्लाई किए 2n² हो गया। LHS और RHS बराबर है, अर्थात हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूफ करना था, हम लोग का प्रूफ हो चुका है। बस इतना सा ही प्रूफ है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बताओ, अच्छा सवाल था ना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, किस ईयर में पूछा गया था, मैंने मिटा दिया, रहने दो, उतना देखना भी नहीं। नेक्स्ट सवाल 2015 2016, अभी हम लोग 2021 22 23, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को भी नहीं छू रहे हैं। क्यों, इस पेपर से क्यों नहीं क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इससे आपको खुद बनाना है। एग्जाम से 1 महीने पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो हम आपसे खुद बनवाने वाले हैं, ये समझ के चलना। भैया क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे थे, ठीक है, बिकॉज अंत का जो 3 साल का है ना, वो आप खुद बनाओगे और देखोगे क्या बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। बस इसलिए थोड़ा सा जो है ना, हम भी चाहते हैं आप खुद बनाओ, और अगर खुद से बनाओगे ना तो आपको थोड़ा सा होता है ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम से पहले, हाँ हम मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है, मतलब हम जो है ठीक ठाक मैथ में पढ़ाई किए हैं, वो आपका ऐसा अनुभूति आपको होने वाला है। ओके भैया, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगेन हम लोग आगे प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है, आगे प्रश्न को देखो आप। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न पर अपना विशेष रूप से संपूर्ण समर्पण दोगे। हाँ, देखना है आपको क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। पहले अपना 30 सेकंड से 1 मिनट का समय इस प्रश्न के ऊपर दो, ठीक है, इसको कम से कम पहले लिख लो एक बार, और इसको देख करके समझो इसमें क्या ही दिया हुआ है और क्या हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो आप, मैं रुका हुआ आपके लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कोई एक एपी है ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का स्टार्टिंग का फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है यहाँ पर इस फॉर्म में है, अर्थात ये Sn का आपको वैल्यू दे दिया गया है, तो फाइंड इट्स nth टर्म, तो हमको nth टर्म निकालना है। तो भैया ये क्या ही दे दिया गया, हमका कुछ समझ में ही ना आवत है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिया हुआ, समझना है आपको, कोई एपी है, ठीक है, इस एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, इस एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम, समझ लो ये कोई एपी है, इसका फर्स्ट n टर्म्स यहाँ तक है, यहाँ तक का सम आपको दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है Sn का वैल्यू, यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर कहा गया है 3n² + 7n कहा गया, ठीक है। हाँ भैया यहाँ तो कह दिया गया है। अगेन फिर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है nth टर्म क्या होगा, अर्थात an का वैल्यू। एक बात ध्यान में रखना, कहाँ पर an दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, कहाँ पर Sn कहा गया है, इसमें आप कंफ्यूज और गलती कर सकते हो। इस बात को समझना है आपको, उस गलती से आपको बचना है। यहाँ पर सम कहा गया है तो हम s का डिनोट किए हैं, यहाँ पर nth टर्म बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, हम उस टर्म के बारे में लिखेंगे। तो हमको an निकालना है, फाइंड nth टर्म, nवां पद निकालना है हमको, ठीक है, बात को समझना है आपको। अगेन ये निकालने के बाद फिर आपको 28th टर्म भी निकालना होगा, अर्थात n का वैल्यू 20 भी आपको पुट करना है, मतलब इतना कुछ निकालना है आपको। ये प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि a1 जो है वो बराबर होता है s1 के बराबर होता, a2 जो है वो बराबर होता है s2 - s1 के बराबर होता, a3 बराबर होता है s3 - s2 के बराबर होता। मतलब जो भी संख्या बोलेंगे, a4 तो यहाँ पर 4 टर्म्स है, तो यहाँ पर आपका s4 हो जाएगा, उसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना s3। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं, शायद आपको भूले नहीं होगे, आप बिल्कुल आप नहीं भूले होगे। अगेन इसी को हम nth टर्म पर ले जाएंगे, an का वैल्यू बराबर होता है Sn - Sn-1, इसको आप नहीं भूलोगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपको Sn दिया हुआ है, हमको फटाफट से कम a और d निकालने के लिए, हमको 2 चीज निकालने के लिए हमको a1 चाहिए और a2 चाहिए। कम से कम a1 a2 तो ज्ञात कर ही सकते हो आप, a1 a2 ज्ञात कर लोगे आराम से, a निकल गया, d निकल गया, बस a और d चाहिए आपको, an निकालोगे, a20 निकाल लोगे। क्या ही प्रश्न है, उम्मीद करते इस प्रश्न को आप प्रयास जरूर करोगे। देखो कैसे क्या करना है, ठीक है, यहाँ समझना है आपको। यहाँ लिखोगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो लिखो हियर लेट द, मान लेते हैं पहले, लेट द सम, ये हटा, हम पहले मान ही लेते हैं, लेट द सम
ऑफ द फर्स्ट एटम्स ऑफ NaP क्या मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं। Sn मान लिए, किसको मान लेते हैं, Sn इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1/2 × 3n² प्लस 7n, ओके, इसको Sn मान लिए। अब Sn के जरिए हमको A1 निकालना है, A2 निकालना है। A1 A2 निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं पूरे के पूरे AP में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये तभी बता पाएंगे जब हमको किसी AP का कम से कम 2 टर्म पता होगा, और 2 टर्म निकालने के लिए हमको S1 निकालना होगा और S2 निकालना होगा ना, S1 और S2 निकालना होगा। तो इस Sn से हम लोग S1 और S2 पहले निकाल लेते हैं। समझना है हम लोग क्या ही कर रहे हैं। तो नाउ यहाँ पर पहले आप S1 निकालोगे, देखो आप S1 का वैल्यू क्या आता और S2 का वैल्यू क्या आता है, जल्दी आप निकालोगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए, ठीक है। जल्दी यहाँ तक आप n का वैल्यू आपको 1 पुट करना है और देखो क्या रिजल्ट आता, फिर आपको n का वैल्यू 2 पुट करना, देखो क्या रिजल्ट आता है। भैया कब का बना चुके हैं हम, बहुत अच्छे। वीडियो रोक ही लेना है आपको। अगर बोलते ना खुद से बनाओ तो कैलकुलेशन खुद से क्या करो, यहाँ खुद से कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में भी आपसे बनेगा, ध्यान में रखना। अगेन देखो n का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, कितना रिजल्ट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 3, यहाँ पर 3 हो गया, और प्लस यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट किए 7 हो गया, 7 + 3 10 में 2 से डिवाइड किया, मेरा 5 हो गया, ठीक है। S2 का वैल्यू निकालना है तो n का मान 2, 4 2 × 4 4 3 × 12 ना, तो 1/2 × 12 यहाँ हो गया, ठीक है। प्लस n का वैल्यू 2 पुट किए, यहाँ पर 14, अगेन 24 तो 26/13 मेरा निकल गया। S2 का मान 13 निकल गया। S1 और S2 निकाल लिए। अब हम लोग A1 A2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग A1 A2 निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये सब हम लोग, बिकॉज हमको पता करना है, क्या ही पता करना है, हमको an का वैल्यू पता करना है। an कैसे होगा, a + n - 1 × d। हमको an का वैल्यू निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। अब a और d निकालने का, अर्थात फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फटाफट से कम 2 टर्म हमको AP का चाहिए था। 2 टर्म निकालने के लिए हमको S1 और S2 चाहिए, तो हम S1 S2 निकाल लिए, ठीक है। अब S1 S2 निकालने हैं तो A1 A2 निकालने हैं, तो AP का 2 टर्म निकाल लेंगे। भैया हम जाने थे कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे अगेन लेट AP बी, AP मान लेते हैं क्या है AP, A1 A2 A3, ये AP मान लिए, ठीक है। ये गया आपका n तक गया हुआ है, हमको सिर्फ A1 और A2 से मतलब है। देयरफॉर A1 क्या होगा वो आप निकालोगे और A2 क्या होगा वो आपको निकालना है। A1 का वैल्यू क्या होगा, भैया हम जानते हैं A1 जो है S1 के बराबर होता है। S1 का मान क्या है वो यहाँ पे लिखोगे आप। A2 का वैल्यू क्या होता है, S2 - S1 के बराबर होता। अब S2 का वैल्यू पुट करो और S1 का वैल्यू पुट करो और उसको खुद से सब्ट्रैक्ट करो। जल्दी से यहाँ तक पहुँचना है, पहुँच गए होगे, बिल्कुल पहुँच गए होगे। S1 का वैल्यू 5 है, S2 का वैल्यू 13 और यहाँ पर मेरा S1 निकल गया 5, तो आराम से मेरा कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए हो, हाँ भैया यहाँ तक पहुँच गए। सो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से नोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल a, सिंपल से भैया हम जानते हैं स्मॉल a A1 के बराबर होगा। A1 क्या है मेरा 5 है, तो यहाँ मेरा 5 हो गया, बहुत अच्छे। ये मेरा फर्स्ट टर्म है ना, देख लो। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होगा। हम लोग सबको पता है ये चीज, A2 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू कितना, वो यहाँ पुट करोगे आपका बन जाएगा A2। भैया A2 का वैल्यू यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है 8 है, तो A2 का वैल्यू आपको 8 और A1 का वैल्यू 5 पुट करना है, यहाँ पर आपका 3 हो गया। जल्दी से आप आपको ही निकालना है। अगेन नाउ ला आपको ही निकालना होगा an का वैल्यू a + n - 1 × d। आराम से जल्दी से यहाँ a का वैल्यू पुट करो 5 और d का वैल्यू पुट करो 3 और an बताओ कितना होता है। an मेरा n के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, जल्दी बताओगे। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो a का वैल्यू कितना ही है, a का वैल्यू मेरा 5 है, ओके, एंड d का वैल्यू मेरा 3 है। हाँ भैया, अगेन 3n - 3 हो गया। अब मेरा यहाँ पर 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, अर्थात 3n + 2 हो गया। ये हम लोग an निकाल चुके हैं। हमको क्या ही चाहिए, हमको 28 टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर A20 क्या होगा, जहां जहां n दिख रहा है वहां पर हम लोग 20 पुट करने वाले हैं, है ना। an निकाल चुके हैं, n का वैल्यू 20 पुट किए, तो आराम से जहां जहां n है वहां पर 20 पुट कर देते और हम लोग का आराम से जो सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्यूशन हम लोग का निकल जाएगा। भैया 62 निकल गया, बहुत अच्छे। यही हम चाहते थे कि इतना आंसर आ जाए, ठीक है।
यहाँ तक आप पहुँच गए होगे, बहुत मज़ा आया होगा बनाने में। एक बात ध्यान में रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसी बात पर कन्फ्यूजन किया जा रहा था। क्या कन्फ्यूजन किया जा रहा था? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं an, जो टर्म यहाँ होता वही n का वैल्यू लेते हैं हम लोग। Sn, जो टर्म यहाँ होता वही n का वैल्यू लेते हैं, लेकिन वहां पर क्या कहा गया? S1, ये बिल्कुल नहीं कहा गया जहाँ 1 है तो आपको n का वैल्यू 1 लेना, ऐसा आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कहा गया था। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ भैया, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरी बातें मान रहे हो। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते जाना है आपको। अगेन 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है। आज बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन करने वाले, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जी, बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन रहेगा आज, लगेगा हाँ क्लास किए हैं, आज एपी का क्लास किए हैं आप। ठीक है, और उम्मीद करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन का क्लास और होने वाला, उसके बाद एपी खत्म, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप कितनी तेजी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। मुझे ऐसा तनिक भी फील हो गया ना कि आप थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हो, तो हम ये मान के चलेंगे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, तो हम अपने कदम को पासिंग मार्क्स की तरफ बढ़ा देंगे। और इस प्रकार बढ़ाएंगे, जहाँ पर हमको 13 लेक्चर लगता था ना एक चैप्टर कंप्लीट करने में, उसको हम 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उससे भी बोलो कम में तो कम में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन एग्जाम में फिर वही रहेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा आपका, क्योंकि एग्जाम में खुद देख लो लेवल कैसा आ रहा है। देख लो क्वेश्चन एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर नहीं बताएंगे तो बताओ क्या होगा? सबसे बड़ा अपराधी हम ही ना होंगे। अगर इस क्वेश्चन को अगर चाहते हो, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार प्रयास करो, बनेगा। हाँ, अगर मेरा पूरा पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन ना बने तब बोलियो हाँ भैया आप पूरा पढ़ाएं अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब जो कहना है आपके मुख पे मैं बोल ही देता हूँ, अच्छे तरीके से हम तब पढ़ाते जब स्टार्टिंग से, जब हमारे पास भरपूर समय होता। हाँ जी, जब हम फरवरी मार्च में स्टार्ट करते, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब सितंबर, बहुत मजा आता है। सितंबर चल ही रहा है, जुलाई अगस्त भी आप ठीक से नहीं पढ़े हो, मुझसे ठीक से नहीं पढ़े हो। हाँ, सितंबर कुछ सही पढ़े हो। सितंबर में भी आपका एग्जाम अक्टूबर में था ना? हाँ, अक्टूबर में तो आपका आधा मंथ तो एग्जाम के में ही चले गया। चलो कोई नहीं, अभी भी आप दिवाली और छठ पूजा में कहाँ ही पढ़ पा रहे हो। चलो कोई नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप भी उम्मीद करते हैं कम से कम 10th के एग्ज़ाम तक सही रास्ते पर आ जाओगे। नहीं आओगे तो हम अपने रूट को चेंज करेंगे और सारे चैप्टर को फटाफट से 5 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करते हुए निकल चलेंगे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दियो, ठीक है। ओके, देखते अगेन आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है भैया? आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप खुद देखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपसे वो बन रहा है? देखो क्या ही लेवल चल रहा है एपी का, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग पूरा पढ़ लिए एपी, फिर भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जो कि समझ के परे होगा, बिकॉज उसके पीछे का रीजन है आप जो है सबसे बड़ा काम, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। वो गलती बताएं आपकी क्या है? बताओ, आपकी गलती बताएं आपको क्या है? जल्दी बोलो तो हम आपकी गलती बताएंगे आपको। ला 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 देखो सबसे बड़ी गलती क्या है आपकी, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप जो 7 क्वेश्चन बनाते हो ना, उसमें सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, जो एक बार पूरा कंप्लीट कर लियो। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है। मान लो उसको पूरा पढ़ा बना लियो, तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन है, सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन ही करना चाहिए। जिसको एक बार पूरा बना लिया हो ना, उसको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही बनाओ, एग्जाम के समय दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे पॉलिनोमियल पूरा बना चुके, सिर्फ 1 क्वेश्चन ही बनाओ रिवीजन के लिए, ज्यादा नहीं बनाना है, समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो 1 क्वेश्चन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, सिर्फ 1 क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा नहीं बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना आपको, सिर्फ 1 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। मेरी बातें समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। एक क्वेश्चन ही बनाना। अब यहाँ एपी पढ़ रहे हो, एपी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कोशिश करो, कोई जरूरी नहीं 7 क्वेश्चन, आपको 7 क्वेश्चन तक ही सीमित रहना, आप उससे ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन हाँ हमेशा ध्यान में रखना हमको एक बार पूरा बना लेना है। उसके बाद सिंगल क्वेश्चन करते हुए अपना रिवीजन करते चलेंगे। जो मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस चैप्टर पर आपको देना है। बात को समझो, अपने नोटबुक को क्लियर करना है। नोटबुक आपका बहुत अधूरा चल रहा है, सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैथ का नोटबुक क्लियर करोगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सबको मैथ के नोटबुक में उतारना है आपको, और साथ ही साथ इसके अदर सब्जेक्ट जितना है ना, आपका संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, आपका अधूरा चल रहा है नोटबुक, कम से कम फिक्स कर लो आप, हर दिन हमको मात्र 2 पेज ही नोटबुक बनाना है, तो आपका 1 मंथ समाप्त होते होते आपका नोटबुक भी क्लियर हो जाएगा। वैसे आज डेट कौन सा है हम तनिक बता दें आपको, थोड़ा हम भी स्लो चल रहे हैं आपके कारण, ठीक है, क्योंकि हम एपी लगभग समाप्त करने वाले हैं। अभी तक आप एपी स्टार्ट भी नहीं किए हो, थोड़ा सा
अच्छा फील नहीं होता हमको। हम पढ़ाई जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, आपको हमें पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बातें हमें नहीं पता चलेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और भैया भी डीमोटिवेट भैया, ये मोटिवेट वो वेट नहीं है, ठीक है, लेकिन डीमोटिवेट वो हुआ जिसे हम पढ़ाने के प्रति अग्रसर नहीं हो पाते, ठीक है। ऐसा नहीं मोटे हम बोलेंगे अपने आप को। हाँ भैया वो तो बात सही कहें आप। अगेन आज 2 नवंबर हो गया, बताओ देख लो हम कितने स्लो चल रहे हैं, ठीक है। आज 2 नवंबर हो गया, ठीक। कल के दिन भी हम क्लास नहीं कर पाए थे, किए थे कि नहीं किए थे, आई डोंट नो, पता नहीं, देख लेना आप। आज 2 नवंबर हो गया, हम क्या ठाने हुए थे 11 नवंबर तक में ना, बताओ कभी पहुंच पाएंगे हम लोग 65 लेक्चर तक? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लेक्चर को बड़ी तेजी से करोगे ना तो हम भी अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं। एक दिन में 3 लेक्चर कर देंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके अंदर पढ़ने का जुनून आ जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है ना। आप क्या ही कहूं मैं आपको, आप पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो, वरना क्या ही जरूरी है, देख लो। समय तो अच्छा खासा हो रहा है, चलो कोई नहीं, हम आपको टाइम नहीं बताने वाले, ठीक। हम बस यही चाहते कि आप पढ़ो और कुछ नहीं। हम मान लो, समझना एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, हम पढ़ाई जा रहे हैं, आज समय ही नहीं बचा। क्लास 10th में जो है, मान लो आपको यही जो है ना रूल जो है आपका दिसंबर तक चल गया, समय ही नहीं है आपके पास। जितना हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, क्या ही फायदा इसका। समय के अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ सकता है, याद रखना, ठीक है। अभी हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, समय कम बचेगा, अपने पढ़ाने की शैली को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम समय को ज़्यादा वैल्यू देते, आप खुद देखे हो एग्जाम के टाइम में समय आपके पास कम था तो हम पढ़ाते थे एकदम पूरा अजीब, मतलब वो क्या, हमको मार्क्स ज़्यादा चाहिए समय के अनुसार। नॉलेज के लिए समय रहेगा तब आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा, ठीक है। समय कम है, मार्क्स अधिक चाहिए, तो जिस प्रकार हम बोलते चलेंगे वैसे आपको पढ़ाई करना होगा, ओके। सिर्फ मैथ ही पढ़ के आप पूरा का पूरा मार्क्स नहीं ला पाओगे, इसलिए समझो बात को। आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। जैसे दिसंबर बीतेगा हम आगे पढ़ाना बंद कर देंगे। जनवरी तक पढ़ा सकते, फरवरी में तो भूल जाना भैया आगे पढ़ाने वाले हैं। फरवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलने वाला है, ओके, ठीक। यहाँ ध्यान दो, हम बस यही उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक है। क्या जरूरी है बताओ, अकेले सब लोग सोया हुआ है और हम अकेले कैमरे के सामने बक 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 किए जा रहे हैं, क्या जरूरी है? आपके लिए है ना, हाँ। लेकिन आप सही रिस्पांस नहीं दे रहे हो पढ़ाई में, तो मेरा भी मन नीचा हो जाता ना। बात को समझना सीखो, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट ना मिले तो वो मेहनत बेकार हो जाता है। हम बेकार का मेहनत क्यों ही करें। चलो कोई नहीं। चलो बीती बातें छोड़ो, बस आप जो है ना मेहनत करो और कुछ ना कहेंगे। हम देख रहे हैं लगभग 3-4 दिनों से, इससे पहले आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हाँ मान ली दीपावली, पढ़ाई कोई बात नहीं, दीपावली के बाद काली पूजा, कोई बात नहीं, पढ़ाई। काली पूजा का आज के दिन तो पढ़ाई करना था आपको, बिल्कुल नहीं दिखा पढ़ाई आपका। हमको पता चल जाता है पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सोचोगे भैया पता नहीं चलता, गलत। अंतर्यामी है भैया, जहां जाते हैं पढ़ाई करते हो नहीं करते हो। आप खुद बोलोगे काली पूजा के बाद आप पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है ना, आप पढ़ाई ना ही किए हो, ठीक। ये नजरें जो है ना आपके ऊपर कैसे रहती है, वो होता है ना भैया के पास स्पेशल पावर है, जहाँ जाते हैं स्टूडेंट पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। भैया कैसे जानते, तनिक बताइए ना हमको भी। अरे वो बताएंगे ना, ऐसे ही पता चलता हमको, हाँ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन हाँ अच्छा रिजल्ट आओ तब बताएंगे। वरना आप उस तरीके को फिर भैया, हाँ आप ऐसे पता करते हैं, हम अब आपको पता चलने का मौका ही नहीं देंगे। यहाँ देखो, हाँ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हमें काफ़ी कुछ पढ़ाना है, सिर्फ इतने क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना हम लोग को। क्वेश्चन बहुत बेहतर है ना, इससे थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश कर दिए। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या कहा गया, इफ एस एन डिनोट्स द, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ो। इफ एस एन से हम डिनोट कर रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का टोटल फर्स्ट एन टर्म्स का सम को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 - S4। अरे क्या ही सवाल है। यहाँ पर समझो, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा दिया गया कि Sn से हम डिनोट कर रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, Sn का मतलब हुआ कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है कि अगर कहीं पर Sn लिखा हुआ है इसका मतलब n टर्म्स तक का सम बोला जा रहा है। अगर S2 लिखा जाएगा तो 2 टर्म्स तक का सम उसका मतलब हुआ। अगर S5 लिखा जाएगा इसका मतलब 5 टर्म्स तक सम होगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है। तो क्या ही मतलब है, मतलब आपको तो मजे ही मजे हैं भैया, क्या ही मजे हैं। हाँ जी,
पहले यहाँ लिखो, स्टार्टिंग में बनाना कैसे वो समझ लो। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। सिंपल सा, आपको LHS पहले सॉल्व करना है, ठीक है। LHS सॉल्व कर लोगे, S12 का वैल्यू फॉर्मूला पुट करोगे और बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, S12 निकालोगे। आपको N के ही फॉर्म में निकालना है। N के फॉर्म में क्यों निकालना, N का वैल्यू आपको पता है 12, आपको A और D के ही फॉर्म में निकालना है। अगेन फिर से आपको यहाँ पर RHS का भी वैल्यू निकालना होगा। RHS का वैल्यू क्या है, 3 इंटू S8 माइनस S4, ये निकालना होगा। इसका वैल्यू आपको A और D के ही फॉर्म में निकालना है। देखो क्या दोनों इक्वल हो रहा है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो ये मेरा प्रूफ हो गया। मुझे लगा था बेहतर क्वेश्चन होगा, लेकिन ना, इससे आसान क्वेश्चन कछु ना होगा। हम इस क्वेश्चन को छोड़, अच्छा आप खुद बनाओ, हम फिर मिलाएंगे। हम रुक रहे हैं 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड क्यों रुक रहे हैं, 5 सेकंड में थोड़े ही बनेगा, वीडियो रोकने के लिए 5 सेकंड रुक रहे हैं। वीडियो रोको और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होगा पहले समझना है। ए और डी यहाँ आ रहा है, हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म be a and the common difference be d in AP। इसी AP में जो है कॉमन डिफरेंस d मान लिए और फर्स्ट टर्म हम लोग a मान लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे हम किसको क्या ही माने। भैया हमको तो समझ में आ रहा है। अगेन हमको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS लेंगे और RHS लेंगे। तो हियर नाउ LHS, और ना यहाँ लिखो ना, वी सेल प्रूव डेट, यहाँ लिख दो जो प्रूफ करना है। वी सेल प्रूव डेट, हमें प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हम इसको प्रूफ करेंगे। नाउ S12 का वैल्यू निकालो, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, ठीक है। S12 है ना, इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। हाँ भैया ये तो हम जान थे। चलिए S12 का वैल्यू यहाँ लिखोगे, S12 का फॉर्मूला पुट करो, यहाँ बनाओगे। हम रुकते हैं आपके लिए, ठीक है भैया रुक जाइए आप। अगेन फिर इसका वैल्यू निकालोगे, S8 माइनस S4, जल्दी से इसका वैल्यू निकालो। हम एक ना सुनेंगे, आज कैलकुलेशन आपको खुद ही करना होगा। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन कर लिए होगे। हम शॉर्ट में सॉल्व करने वाले, ठीक है। n/2 12/2 6 हो गया, इंटू 2a, a का मान नहीं पता, प्लस n-1, 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11d, ठीक है। ओके, यहाँ मेरा निकल गया 12a प्लस 66d, चलो ठीक है। आगे नीचे देखते हैं, 3 इंटू S8 बोला जा रहा है, हाँ जी, तो 8 है यहाँ पर, ठीक। इसका n/2 4 हो गया, इंटू 2a प्लस n-1, 8-1 7 होता है 7d, ओके ठीक। यहाँ माइनस का माइनस, S4 है फॉर्मूला n/2 अर्थात 4/2, यहाँ 2 हो गया, इंटू 2a प्लस n-1, 4-1 3 होगा, 3d, ठीक है। यहाँ पर देखना हम कहीं पर फॉर्मूला गलत तो नहीं पुट कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ 3 इंटू, अब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8a प्लस 28d, ठीक है, माइनस 4a माइनस 6d, ओके, 8a माइनस 4a, इसको देखो, ठीक है। क्या है यहाँ पर, 4a हो गया, 8 माइनस 4 4 हो गया, प्लस 28 माइनस 6 22 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, 12a प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66d। ये दोनों आपस में बराबर है, नीचे दिख रहा ना, बिल्कुल दिख रहा। अगेन ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लिखना होगा हैंस LHS। आपको पूरा सॉल्व करना है, हम तो शॉर्ट में सॉल्व कर दिए, यहाँ पर फॉर्मूला पूरा नहीं लिखे हैं, आपको पूरा सॉल्व करना है, ओके। LHS इक्वल, इसे और शॉर्ट करेंगे धीरे धीरे, आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन खुद से करोगे, ठीक है। तो भैया जानते हैं आप एक बात, जो आप कर रहे हैं ना, हम भी उसी तरह कर रहे हैं, दांत लाल कर देंगे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से करना है, ओके। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, कुछ और क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन उतारने से पहले इसको आप समझो, जो हम समझाने वाले हैं वो क्या, आपके सिलेबस के बारे में देखो ध्यान से, ठीक है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए, और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं, और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा, और टोटल
नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 31 डेज। टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है, क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे। फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलना। अब यहाँ पर ये 7 डेज तो आपका चल जाएगा छठ पूजा और दिवाली काली पूजा, इसमें बच गया हम लोग के पास 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज है, हर एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारे पास जो है हम लोग 15 लेक्चर कम से कम लेने वाले। तो यहाँ से हम लोग मात्र 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 15 लेक्चर, क्योंकि हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने ही वाले हैं अभी। मतलब बहुत बेहतर टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है, अच्छे ढंग से एग्जाम के लेवल का पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय देना ही होगा, मतलब 15 लेक्चर आपको करना होगा। अब यहाँ से हम अगर हर दिन अगर एक लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है। ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना, तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ। बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे। किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, इतनी तेजी से इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली, और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है। ओके, चलो मिलते हैं पढ़ाई में। चलो जी, हम लोग 3 और क्वेश्चन करने वाले, फिर कल जो है एपी का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी का स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। यहाँ ध्यान दोगे, इसको नीचे करने दो। हाँ, यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 3 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन, एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। सिर्फ मैं आपको हिंट्स देने वाला कैसे कैसे बनाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3rd क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बेहतर तरीके से सीखेंगे, लेकिन पहला कैसे बनाना है, सेकंड कैसे बनाना है, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते, बाकी बनाना आपको ही है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्या ही कहा गया, सिर्फ क्वेश्चन को पहले लिख लो, आप पहले पढ़ो, बिना पढ़े क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, ध्यान में रखना। सबसे डिफिकल्ट काम लैंग्वेज वाले सवाल में यही होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। बस क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला। ये समझ के चलना, पहला क्वेश्चन पढ़ो और ये समझने का प्रयास करो हमारे क्वेश्चन में क्या ही कहा गया। अदिति जो है वो 2500 रुपए आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, मतलब अपने बेटी को स्कूल भेजने के लिए, कब स्कूल भेजेगी, 12 सप्ताह के बाद जो है अपनी अदिति जो है अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी, उसके लिए उसको 2500 रुपए चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया। फिर बोला गया सी सेव्ड, वो बचाती है, कितना रुपए बचाती है, 100 रुपए हर एक सप्ताह वो बचा लेती है। और क्या कर रही है वो, और इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग, हर एक सप्ताह अपने सेविंग को बढ़ाते जा रही है। कितने रुपए से, 20 रुपए पर वीक से, मतलब हर एक सप्ताह 20-20 रुपए वो बढ़ाते चल रही है। अब बताना है क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझना होगा हमारे इस पूरे से जो हम लोग पढ़े उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये 3 चीज जल्दी से पता करो। तो दया जल्दी से इस केस में क्या क्या समस्या है उसको आप पता कीजिए। इसको पढ़ करके आप ये पता कर लिए होगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एन का वैल्यू क्या है, पता कर लिए होगे। एक बार हम भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपको 12 वीक्स की बात की जा रही है, मतलब 12 सप्ताह की बात की जा रही है, तो एन का वैल्यू यहाँ 12 हो गया। बहुत अच्छे। फिर सी सेव्ड 100 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक पहले सप्ताह वो 100 रुपए सेव कर रही है, तो 100 रुपए इसका फर्स्ट नंबर हो गया। भैया ये तो बहुत आसान था। हाँ जी, अगेन फर्स्ट टर्म समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 20 रुपए जो है हर एक सप्ताह वो सेव कर रही है, तो 20 रुपए जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाने वाला। इतना ही इसमें कहा गया है। फिर आपको ये पता करना है कि ऐसे मेरा 2500 रुपए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस इसकी जानकारी आपको हमें देनी है। क्या इसका एसएन का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से आप बताओगे एसएन का वैल्यू कितना होने वाला। एसएन एन का वैल्यू कितना, 12 ना, यहाँ S12 का वैल्यू निकालोगे जल्दी से।
5 सेकंड रुक गए हम, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 5 सेकंड मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब आप इसको बना लिए होगे। यहाँ समझना है क्या ही है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग S12 का वैल्यू निकालने वाले। 12 n/2 मतलब 12/2 6 हो गया, इंटू 2a, 2 का मल्टीप्लाई 100 से यहाँ 200 हो गया, प्लस n-1 इंटू d, 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करें, 11 इंटू d, अर्थात कितना हो जाएगा 11 इंटू d 220 हो गया। देख लेना कहीं गलती होगा तो आपको बताना है। अब भैया यहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 420 हो गया, 25-20, हाँ बिल्कुल, वो अपने बेटी को जो है स्कूल भेज पाएगी। यहाँ 2500 रुपए का जरूरी था, यहाँ 20 रुपए ज्यादा ही हम लोग सेव कर लिए। यहाँ आपको लिख देना हैंस, यहाँ से लिखो हैंस अदिति विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर आफ्टर 12 वीक्स। यहाँ आप लिख सकते हो अदिति विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर आफ्टर 12 वीक्स। यहाँ आप लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। 12 सप्ताह के बाद 12 वीक्स अर्थात 12 सप्ताह के बाद जो है अदिति जो है अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। भैया आप जो ऐसे सॉल्व कर दिए, हम क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, हर एक कुछ आपको पुट करना होगा। हम इसलिए ये हम बार बार बोल रहे हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, आप पूरा खुद से बनाओगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही कहा गया, इसको समझने का प्रयास करोगे। आपका परम कर्तव्य है पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ये समझने का प्रयास करना हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही कहा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए ना, हमको ये पता चल गया, इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है द 14th टर्म ऑफ एन एपी। 14th टर्म की बात की जा रही है, A14 की बात की जा रही है। इज ट्वाइस इट्स, मतलब यहाँ पे 8वें टर्म से दोगुना है 14th टर्म। वाह, A8 से मेरा 14th टर्म जो है ये दोगुना हो रहा है। अच्छी बात, अच्छी बात। मतलब ये आप हो, समझना ये आप हो, ये आपकी बहन है। हाँ जी, अब समझना ये क्या हो रहा है। अगर आपके पास A8 रुपए है, ठीक है, और आपकी बहन के पास A8 रुपए है और आपके पास जो A14 रुपीज है, आपको ये पता है कि मेरे बहन से मेरे पास 2 गुना रुपए है। हम दोनों को अगर बराबर, आप दोनों को अगर बराबर करना होगा तो क्या ही करें। आपके पास आपकी बहन से 2 गुना रुपए है, तो सिंपल सा बराबर करने के लिए आपके पास 2 गुना रुपए है, बराबर करना होगा तो आप में 2 से भाग करना होगा, तभी बराबर हो सकता है। जैसे आपके पास 4 रुपए है, आपकी बहन के पास 4 रुपए है और आपके पास इससे 2 गुना 8 रुपए है। तो बताओ 8 को 4 के बराबर करने के लिए आप में 2 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज आपके पास 2 गुना रुपए है, 2 गुना है, इसलिए इसका जस्ट उल्टा 2 से भाग करना होगा। दोनों को बराबर करना है ना, तो हमको 8 में 2 से भाग करना होगा। इस बात को समझना है। सेम वही चीज यहाँ पर A8 को बराबर करना है 14 से, तो सिंपल सा A14 में हमको 2 से डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। यहाँ पर मेरा पहला कंडीशन क्या था, सिंपल सा A8 से 2 गुना है, तो कौन 2 गुना है, A14 2 गुना है। बराबर करने के लिए A14 में 2 से डिवाइड करना होगा। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ये आप खुद समझ जाओगे। अर्थात यहाँ पर A14 बराबर हो गया 2 इंटू A8 के, ठीक है। बिल्कुल, ये 2 गुना था तो 2 से गुना, इसका 2 गुना है ना, इसलिए इसमें 2 से गुना किया गया, तब वो जाकर के A14 के बराबर हुआ है। ब्रेन यूज करो। अगेन ये पहला कंडीशन था, ये हम पहला यहाँ से केस निकाल लिए। अगेन सेकंड कंडीशन कहा गया A6, ये क्या हो रहा है, आज हम किसी शब्द का उच्चारण ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया जी। आप जो है ना बाद में बताइए क्या करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको छठा टर्म दिया हुआ है -8। अच्छा जी, A6 आपको दिया हुआ है -8 दिया हुआ है। मतलब इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया है, हमको ये इक्वेशन पता है और ये इक्वेशन पता है। हमको बताना क्या है, हमको S20 बताना है। आपको एक काम करना है, इस दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके A और D का वैल्यू निकाल लेना है। अब A और D का वैल्यू किस प्रकार निकालोगे, इसकी जवाबदेही आपके ऊपर है। आप इसका सवाल खुद से करोगे। तो हम आपके लिए 5 सेकेंड रुक रहे हैं। आप इसको A14 का वैल्यू लिखो, A8 का वैल्यू लिखो, इस सब को सॉल्व करो और A और D का रिलेशन निकालो। फिर यहाँ पर A6 का फॉर्मूला पुट करो और यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करके आपको A और D का वैल्यू बताना है। क्या ही होगा, जल्दी बताओगे। उम्मीद करते हैं आपका बन गया होगा। और ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो, समझना आप AP ठीक से नहीं पढ़ पाए हो, ये समझ के चलना, ठीक है। सॉल्व करें हम भैया। सॉल्व क्या कीजिएगा, आप सिर्फ आंसर मिला दीजिए, ठीक है। हम सिर्फ आंसर मिला देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे प्रश्न के अनुसार क्या क्या कहा गया है, हमको बोला गया है A14 जो है ट्वाइस है A8 का, अर्थात A14 ट्वाइस है A8 का, A8 के 2 गुने के बराबर है ना, बिल्कुल सही, ठीक भैया। A8 के 2 गुने के बराबर है, इसमें 2 से डिवाइड किया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ओके। और एक चीज कहा गया है A6 जो है वो -8 के बराबर है। इस दोनों को फॉर्मूला पुट करते हैं, A + 13D
अगेन इक्वल टू, इसको बराबर किस तरफ लेते आएंगे, माइनस, अच्छा सॉल्व करो ना, तो क्या होगा a प्लस 7d, 2a प्लस 14d, हाँ जी, अगेन 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 ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं, इस सब को बराबर किस तरफ कर दे, 2a में a सब्ट्रैक्ट हुआ a हो गया, 14 में 13 सब्ट्रैक्ट हुआ d हो गया, नहीं इसको उधर भेजे तो माइनस डी हो गया, a का वैल्यू माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू माइनस डी निकल गया। एक बार सुन लो, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, अच्छे से करते हैं कैलकुलेशन, देखो यार आप भी क्या याद रखोगे भैया कितने अच्छे थे। हम ए वाले को एक तरफ करते हैं, 13d माइनस डी वाले को एक तरफ कर लिए, ए वाले को एक तरफ कर लिए, ठीक है। अगेन यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 2a माइनस a निकल गया, इसको सॉल्व किया माइनस डी हो गया, अर्थात a इक्वल टू माइनस डी निकल गया। अगेन a का मान माइनस डी निकल गया, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d, हाँ भैया a प्लस 5d हो गया। अगेन अब क्या ही करना है, आराम से a का वैल्यू माइनस डी पुट करना है, अर्थात a का वैल्यू माइनस डी पुट कर लिए, बाकी सबको उतार देना है। अगेन यहाँ पर माइनस डी और प्लस 5d, मेरा 4d हो गया, भैया ये तो हमको समझ में आवत है, d का वैल्यू यहाँ से माइनस 8/4 अर्थात माइनस 2 निकल गया, d का वैल्यू माइनस 2 निकल गया। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और a का मान निकाल लेंगे, ठीक है, a का मान निकाल लेते हैं। हम बोले थे ना a और d निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू माइनस डी, डी का मान यहाँ पर माइनस 2 पुट करते हैं, तो हम लोग का a का वैल्यू 2 निकल चुका है, a का मान 2 निकल गया, सो a इक्वल टू मेरा 2 हो गया, d इक्वल टू मेरा माइनस 2 हो गया। जल्दी यहाँ तक पहुंचिए आप, ठीक है, जल्दी से यहाँ तक पहुंचिए। उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे भैया, अच्छे तरीके से हम समझ लिए हैं। अगेन आगे देखते हैं, हमको S20 निकालना है, फटाफट S20 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ खुद पुट करोगे, आप क्या ही होता है, तो S20 का फॉर्मूला पुट करके यहाँ S20 का वैल्यू निकालो, आपके लिए रुके, जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, n/2 2a मेरा 4 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी 19 इंटू -2 10 4 माइनस 38, अरे माइनस में निकल जाएगा S28 का वैल्यू, डी का मान -2, अच्छा रुकिए a इक्वल टू माइनस डी, ठीक, a6 4, हाँ रे डी का मान तो ये माइनस में निकल रहा है, S20 ठीक है, निकल रहा है। देखो यहाँ पर 10 इंटू मेरा कितना हो गया 4 माइनस 34, यहाँ पर आपका -340 हो रहा है, ठीक है। कहीं कोई समस्या तो पूछना है, हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत है, इतना आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। एक बार फिर से आप सॉल्यूशन पूरा का पूरा देख लो, सब कुछ ठीक है ना। A14 इक्वल टू 2a8, ठीक है, भाग किए, 2 को उधर भेजे, 2 गुना हो गया, बराबर करना था इसमें 2 से गुना कर दी, या फिर इसमें 2 से भाग करना, सेम भाई वही बात हुआ, हाँ जी। अगेन a प्लस 13d इक्वल टू, ठीक है, a प्लस 7d, 2a प्लस 14d, इधर आया तो a बचा माइनस डी हुआ, ठीक है। अगेन a इक्वल टू माइनस डी निकल गया, यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू -8, ठीक, तो माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू -8, 4d इक्वल टू d इक्वल टू -2, तो इक्वेशन फर्स्ट में d का मान -2 पुट किए तो a का मान 2 निकल गया, ठीक है। 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 मतलब 10 इंटू 2a 4 प्लस n-1 तो 19 इंटू डी अर्थात -2 -38, ठीक, इतना आपका रिजल्ट निकल गया, ये आपका सही है। अगर आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसको हम बताने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको बताने के बाद आज क्लास यहीं पर समाप्त हो जाने वाला, ठीक है। आज हल्का लंबा क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को बाद में करना है आपको, बोलो, अगर करना है बाद में तो बाद में ही करेंगे, जल्दी बताओ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अभी करना है या बाद में करना है, आप खुद विचार करो और मुझे बताओगे। भैया हाँ थकी गए हो तो जाओ हल्का पानी पी लो, इस क्वेश्चन को किए ही लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थक गए हो तो जाओ हल्का पानी पी के तब बैठो, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक नहीं बनाओगे समझ में कछुआ ना आएगा। ओके, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसलिए समझना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप फ्रेश हो जाओ अच्छे तरीके से, क्योंकि आप सब शांत, अपने आप को शांत कर लो। अब इस क्वेश्चन पर आप पूरे तरीके से ध्यान दोगे। हमारे इस प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया है, आपको ये पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से शांत हो आप, बिल्कुल शांत हो गए होगे। चलो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखो हमारे प्रश्न में क्या ही कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया, इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, मतलब कोई 2 AP हमारे पास है, ठीक है, और दोनों AP का
सम का रेशो हमको दिया हुआ है। अच्छा ये बात है, हाँ जी यही बात है। कोई दो एपी है, कोई दो एपी है, दोनों एपी के लिए हम लोग ए और डी मान लेते हैं। तो पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं। लेट फॉर फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए अगेन, फिर सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया जी, कुछ तो मानना होगा ना, स्मॉल ए मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करते, कॉमन डिफरेंस की बात करें स्मॉल डी मान लिए, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल डी मान लिए। अब इसमें जो है हमको इसका सम भी तो निकालना है, चलो इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगेन फॉर सेकेंड एपी, दो एपी कहा गया, दोनों एपी के लिए तीनों चीज निकाल लेंगे हम लोग। फॉर सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया, फर्स्ट टर्म ये आप बताओगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, पहले ये आप बताओगे, तब हम कुछ चर्चा करने वाले। अच्छा ठीक है भैया, ये सब तो हम कर ही लेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स क्या होगा, ये भी आप बताओगे जल्दी से, ये तीनों चीज आप बताओगे। हम पहला बता दिए, अब इसका आपको खुद से बताना है। भैया क्या ही बताएं, हमको मानना है ना, मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए से अलावा कुछ मानना, ए1 मान लो, ए2 मान लो, कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर कैपिटल मान रहे हो तो कैपिटल के फॉर्म में मान लेते हैं, लो कैपिटल डी मान ली। आपकी इच्छा है, ना 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 हमको कुछ और मानना है तो ए1 ले लो, ए2 ले लो, आपकी जो इच्छा वो आप मान सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो मानियो, ठीक है। अगेन यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स लेना है, तो एन बाई टू इंटू 2a, ए का वैल्यू कैपिटल ए लिए है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कैपिटल डी लिए, उससे डिफरेंस लेना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ओके। बिल्कुल दोनों में जो है सेम है, आपका फर्स्ट एंड टर्म्स दोनों सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों सेम है, ध्यान में रखियो। अगेन यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है दोनों के सम का जो रेशो होगा वो आपको दिया होगा हियर, यहाँ आपको दिया हुआ है दोनों के सम का रेशो n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका और सेकेंड एपी के सम का रेशो, दोनों रेशो आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बताओगे। हाँ दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है भैया, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है रेशो बताना, रेशो दिया हुआ है आपको, किसका रेशो, दोनों एपी के सम का रेशो दिया हुआ है, इतना बटे इतना रेशो दिया हुआ है, कितना 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27, ये आपको पता है। अच्छा जी ये पता है तो अच्छी बात है। n बाई टू से n बाई टू कैंसिल आउट, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी हुआ। पहले यहाँ तक आप पहुंचोगे, उसके बाद ही हम लोग चर्चा करने वाले, पहले यहाँ तक पहुंचो अच्छे तरीके से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। इसको जब तक आप अपने मन से एक बार ना ही बना लोगे ना, आपको समझ में नहीं आने वाला। इसको देखो, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, जल्दी पहुंचो, यहाँ तक पहुंच गए होगे। अब आपको संपूर्ण ध्यान कहाँ पर देना है, जो आपको फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है भैया, हमको फाइंड करना, रेशो फाइंड करना, मतलब रेशो मतलब रेशो हम पढ़े हुए रेशो क्या होता है, ठीक है, बटे के फॉर्म में लिख दो, काम हो जाएगा। अभी जैसे हम बोले 6:3, इसका मतलब 6/3, ठीक है। बातें समझ में आ रही, हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। अगेन अगेन यहाँ ध्यान दो, रेशो आप पढ़े होगे, ठीक है, अनुपात आप पढ़े होगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। यहाँ पर आपको रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है, नाइन्थ टर्म का, निन्थ बोलते हैं वैसे इसको, निन्थ टर्म का, हाँ जी निन्थ टर्म का आपको रेशो बताना है, दोनों एपी के निन्थ टर्म का। अच्छा पहले एपी का A9 निकालना, फिर सेकेंड एपी का A9 कितना होगा ये बताओगे आप, ऐसे बस सॉल्व भी कर रहे हैं, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, बस यूं ही सॉल्व कर रहे हैं, हमको ये बताना है क्या होगा, A प्लस 8D, हाँ जी, नीचे में A9 का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल A प्लस 8D, ये आप जानते हो, हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं। यहाँ हमको A प्लस 8D चाहिए, यहाँ क्या है 2A, यहाँ पर 2A है, अच्छा ठीक है 2A है, नीचे में भी क्या है 2A है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है, विचार करना है, विचार करो हम क्या ही कर सकते हैं, हमको इसको 2A बनाना है, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस यूं ही रफ में कर रहे हैं। क्या करना आगे हमको समझने के लिए, आगे क्या करेंगे उसको समझने के लिए, जानने के लिए अलग से रफ में ये सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको इधर सब कुछ भूल जाना है, यहाँ पर लाना है। यहाँ पर हम A9 लिख लिए और सेकेंड एपी का A9 टर्म ले लिए, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास 2 एपी था ना, ए पहला एक दूसरा एपी था, ठीक है, ये पहला एपी सेकेंड एपी, इसका टर्म दिया हुआ A1 A2 A3 इस प्रकार का टर्म है, ठीक है। इसका भी कुछ होगा, इसे कैपिटल A1 कैपिटल A2 ये इसका टर्म दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, और इसका कोई टर्म हम मतलब इसका जो है निन्थ टर्म, 9वां टर्म हम लोग ले रहे हैं A9, इसका भी निन्थ टर्म हम लोग कैपिटल A9 ले रहे हैं। तो A9 किसके बराबर होगा, A प्लस 8D के बराबर होगा, A9 की जगह पर A प्लस 8D लिख लिए।
और ये कैपिटल A9 क्या होगा, A प्लस 8D के बराबर होगा, तो A प्लस 8D लिख लिए। क्योंकि यहाँ पर 2A है, यहाँ पर सिर्फ A था, कुछ ऐसा करना है 2A के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर में भी नीचे में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऊपर में 2A प्लस 16D आ गया, यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस 16D आ गया। हाँ भैया, अर्थात 2A तो 2A मिल रहा है, यहाँ पर D के साथ 16 है, यहाँ पर D के साथ कछुआ है, यहाँ पर 16 आने के लिए n का क्या वैल्यू ले, सोचो। हमको यहाँ पर 16 चाहिए, जो हमको रेशो चाहिए वो रेशो फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर 16 चाहिए। 16 लेने के लिए n का क्या मान पुट करना होगा, तो n का मान हमको 17 पुट करना होगा, तब ना 17 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर हमको n इक्वल टू 17 पुट करना होगा। एक बार फिर से समझो, 2A का 2A मिल रहा है, यहाँ पर 16B था, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 16 लाने के लिए n का वैल्यू 17 पुट करेंगे, तब ना 17 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 16 में कन्वर्ट होगा। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा। अगेन 2A प्लस हम पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 17, हियर पुट n इक्वल टू 17। अब हम लोग n इक्वल टू 17 पुट करने वाले हैं, पुट करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ हम n का वैल्यू 17 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो समझना है। 2A प्लस यहाँ 17 पुट किए, 17 माइनस 1 इंटू डी, मेरा यहाँ 16D हो गया, बटे 2 कैपिटल A प्लस यहाँ पर भी आपका 17 माइनस 1 16 हो गया, 16D आपका यहाँ पर भी हो गया। अब हमको जो प्रूफ करना था वो यहाँ मेरा आ चुका है। ओके, यहाँ पर n का वैल्यू 17 पुट करो, 7 गुना 17 प्लस 1 और 4 गुना 17 प्लस 27, इसको सॉल्व करोगे आप, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसको खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ 2 कॉमन लोगे, आपका ये टर्म निकल जाएगा जल्दी से। अब यहाँ आगे खुद सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, उम्मीद करते हैं आगे सॉल्व कर लोगे। आपको एक काम करना है, इस दोनों से 2 को कॉमन लो, इस दोनों से 2 को कॉमन लो, इसको सॉल्व, ये सॉल्व होगा आपसे, सॉल्व करो, हम रुके हुए हैं आपके लिए। जहां पर लगेगा कि आप कम से कम एक आगे का एक लाइन भी सॉल्व कर पाओगे, वहां हम आपके लिए जरूर रुकेंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, कम से कम आप मेरी इतनी से बातें जरूर मानोगे। अगर यहाँ देखते हैं क्या ही करना क्या नहीं करना, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा वो समझो, ऊपर से 2 कॉमन लो, क्या हो गया, मच्छर भी बहुत काट रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लिए A प्लस 8D हो गया, A प्लस 8D हो गया। अगर नीचे में भी 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 8D हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 8D हो गया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व किए 119 प्लस 1 120 हो गया, नीचे में 95, ठीक है। सब 15 5 1, ठीक, 95 हो गया। अब सॉल्व करते 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ A प्लस 8D मेरा स्मॉल a8 का वैल्यू हुआ और कैपिटल A प्लस 8D हमारा कैपिटल A8 का वैल्यू हुआ। हमको जो निकालना था नाइन्थ टर्म का, नाइन्थ बोल रहे हैं, निन्थ टर्म का जो हमको रेशो निकालना था वो रेशो हम लोग का आ चुका है, कितना, 120/95 आ चुका है। 5 एकम 5, 19 × 5 = 95, ठीक, इतना आ गया। 24:19 आ गया, 24:19, अर्थात A8 A दोनों AP का निन्थ टर्म का, अरे इसको हम A9 लिखेंगे ना, सॉरी माफ करना, A9 का फॉर्मूला होता है ना, ठीक, माफ करना। यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल A9 रेशो कैपिटल A9 कितना निकल गया, 24:19 निकल गया। बस इतना ही आपको काम करना था। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुँच गए होगे। अगर तनिक भी समस्या होगा ना तो ज़रूर हमको याद करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। कल इस प्यारे से लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, उम्मीद करते करेंगे कल इसका विदाई आप अच्छे तरीके से करोगे और कल ऐसा प्रश्न लेके आएंगे ना, सोच लो, मैं डरा नहीं रहा। स्टार्टिंग कितना आसान किए थे आपने ही देखा होगा, बहुत आसान, मजा आ रहा होगा, एकदम हल्का फुल्का, बहुत आसान लग रहा होगा। अंत आते आते जो है ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कोई दिक्कत नहीं, क्या ही करूँ, ऐसा सवाल पूछा ही जा रहा है तो बताना तो मेरा कर्तव्य बनता है। और कल क्लास में तो और बेहतर क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा हिम्मत रखना, थोड़ा बादाम सब खा लेना कि कुछ ऐसा प्रश्न आएगा जिसको आप संभाल पाओ, ठीक है। घबराना नहीं है, कल बता दिया मैंने, सलाह पहले दे दिया कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।